सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तां हमारा। देखा, जब मैंने ये पंक्तियाँ बोली तब आपका रोम रोम खड़ा हो गया, तब आपके अंदर वो एकदम से वो नेशनलिज्म की फीलिंग जाग उठी। होता है कि नहीं होता है? तो ये कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ बोल ऐसे होते हैं, कुछ गीत ऐसे होते हैं, कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जो आपके अंदर राष्ट्रवाद जगाती है, आपके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग लेके आ जाती है। कई लोगों को है ना, जो सेना में जाते हैं ना, जो एसएसबी में जाते हैं, उनको मनोज पांडे की कहानियाँ बताई जाती है कि बहुत क्या वीर आदमी था, अकेला आदमी उस गुरखा के पास में वो होता है ना, लेके पहुंच गया, मार रहा उनको, ये वीर योद्धाओं की कहानियाँ हैं। अब्दुल हामिद की कहानी वो सुनाई जाती है 1965 के वार वाली। ये क्या होता है ना कि ये राष्ट्रवाद जगाने के अलग अलग तरीके हैं लोगों के अंदर, चाहे वो सेना में जगाया जाए या आम जनता में जगाया जाए। आप कभी देखते हो ना कि 15 अगस्त का दिन हो, 26 जनवरी का दिन हो, आपके एकदम पूरे आपको लगता है कि नहीं, आज का आज मेरा मतलब पढ़ाई लिखाई कर लो, उसके बाद मैं सेना में जाऊँ, बस सेना में जा करके दुश्मन को धराशायी कर दो। पूरे आपके रोम रोम खड़े जाते हैं। क्यों? वो फीलिंग आपको 14 अगस्त को नहीं आती है, वो फीलिंग आपको 16 अगस्त को नहीं आती है, वही फीलिंग आपको 25 जनवरी को नहीं आती है, 27 जनवरी को नहीं आती। क्यों? 2 दिन क्यों आती है, 15 अगस्त और 26 जनवरी को? क्योंकि इस समय पर माहौल एकदम ऐसा हो जाता है कि चारों तरफ में वो गाने बज रहे होते हैं, वो फिल्म्स आ रही होती है आपके टीवी पर, आप जब है ना सोशल मीडिया को जब स्वाइप करते हो, वहाँ पर जब चल जाते हो, वहाँ पर सारे का सारा वैसी पोस्ट रील्स इंटरेक्शन आता रहता है। कहाँ वो ऐसे राष्ट्रवाद के ऐसे गाने बजते रहते हैं अलग अलग, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तां हमारा। अब ये केसरी मूवी आई थी, उसका है ना तेरी मिट्टी वाला, आप लगाते ही नहीं लगाते आप सब लोग? ये क्या करते हैं, ये ऐसे गीत है, ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो आपके अंदर राष्ट्रवाद को पैदा करती है, उठाती है, जगाती है, कि सोई को जगा देती है। तो यही है हमारा आज का टॉपिक। तो मैं रविंद्र कोरडिया स्वागत करता हूं आपका ऑफिशियली आर्ट्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सप्लेन रोमांटिसिज्म एज ए कल्चरल मूवमेंट। ये सवाल सीबीएसई बोर्ड में 2023 में पूछा हुआ सवाल है, इसीलिए हमने इसको पिक किया है, ताकि ऐसी कोई भी सवाल नहीं छूट जाए, ऐसा कोई भी हेडिंग नहीं छूट जाए जहां से आपके सवाल आने की पॉसिबिलिटी छूट जाए। क्यों? हमारा टारगेट है अब की बार पूरे के 100 बार, पूरा का पूरा 100 लाना है हमको एसएसटी में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कल्चरल यहां पर कल्चर आएगा। कल्चर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। बोला कि लोगों के मन में, लोगों के ख्याल में नेशन की जो विचारधारा है उसको जगाने के लिए कल्चर का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इस कल्चर का रोल जगाते हो कैसे आप? जैसे आप यूज करते हो किस चीज को? आर्ट, कला, पोइट्री, स्टोरीज, म्यूजिक, है ना। जैसे अभी म्यूजिक मैंने स्टार्ट में बोला था, सारे जहां से अच्छा। ठीक है, आर्ट में था कि आप अपनी पेंटिंग बना करके किसी भी आर्ट फॉर्म में अपनी नेशनलिज्म बता सकते हो। पोइट्री, कोई कविता बना दी, कोई कहा, ठीक है ना, कविता के माध्यम से भी आपने कन्वे कर दिया मैसेज। कई बार स्टोरीज, कहानियाँ, जैसे मैंने आपको अब्दुल हामिद वाली बताई थी अभी, कि अब्दुल हामिद भी बहुत ज़्यादा कहानियाँ सुनाई जाती है, बताई जाती है, उनकी ब्रेवरी की, मनोज पांडे की बताई जाती है एसएसबी के अंदर। ऐसे अलग अलग कहानियाँ बहुत प्रचलित है। ठीक है, ऐसी एक कहानी जब है ना हम मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे ना, तब मैं बताऊँगा आपको, जब एक औरत किस प्रकार से, मतलब अभी बता देता हूँ, एक बार वापस बता देंगे। वहाँ पर भी क्या होता है ना कि जब वहाँ पर है ना गिरफ्तारियाँ का दौर चल रहा होता है, तब क्या होता है कि एक स्त्री जो होती है ना, वो बहुत अमीर परिवार की औरत होती है। वो क्या करती है, अपने सारे गहने लत्ते उतार करके एक छोटे से कपड़े के अंदर डालती है, सारे के सारे, और एक अनजान व्यक्ति को बोलते हैं कि देखो मैं उस परिवार की बहू हूँ, मेरा घर वहाँ पर है, ये वहाँ पर ले जा करके दे देना, क्योंकि अब यहाँ पर गिरफ्तारी होगी, मैं अपने आप को सरेंडर करने वाली हूँ, क्योंकि इस आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए। तो वो कहता है कि आप मुझे नहीं जानती हो, मैं आपको नहीं जानता हूँ, और इतनी बेशकीमती चीज़ आपने मुझे दे दी। तो पता क्या कहती है, आप गांधी जी के आंदोलन में यहाँ खड़े हो, और इससे बड़े ईमानदारी का प्रतीक मैं देख नहीं सकती, और मुझे आप पर पूरा विश्वास, क्योंकि जो गांधी जी के जो फॉलोवर है वो कभी किसी को धोखा नहीं दे सकते, कभी किसी को लूट नहीं सकते, किसी के साथ में दगाबाजी नहीं कर सकते। तो ये इंस्पायरिंग स्टोरीज है ये, ठीक है ना, वहाँ वापस बताऊँगा मैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।
रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट्स जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ व्हाट रीजन एंड साइंस एंड फोकस्ड इंस्टेड ऑन इमोशंस। इंट्यूशन एंड मिस्टिकल फीलिंग्स। तो बोला कि जो रोमांटिक आर्टिस्ट होते हैं ये क्या करते हैं, दे क्रिटिसाइज, किस चीज को क्रिटिसाइज करते हैं, क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस। बोला कि जो लोग ये तर्क देते हैं, वितर्क देते हैं क्या, कि जो सर्वशक्तिशाली होगा, सर्वशक्तिमान होगा, जिसके पास में पावर ज्यादा होगा, जो अपनी बात को मतलब जो कहता है कि इस सत्ता के दम पर, मैं इस ताकत के दम पर काम कर रहा हूं, जो भी कर रहा हूं उसके पीछे एक कारण है। तो बोला ऐसे लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं रोमांटिक आर्टिस्ट। क्यों बोला, क्योंकि उनका फोकस बोला कि ना जरूरी थोड़ी कि कोई बलशाली है, अगर कोई मान लो दुर्बल भी है तो आप इसका मतलब उसको गुलाम बना लोगे। ये कौन सा लॉजिक हो गया कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात बोल करके आपने दुर्बल व्यक्ति को अपना गुलाम बना लिया, जबकि आपका कोई अधिकार नहीं है। ठीक है ना, तो वो वाली बात बोल रहा है। एंड फोकस, और बोला कि मेन फोकस उसका ध्यान किस चीज पर है, इंस्टेड ऑन इमोशंस एंड इंट्यूशन। बोला इमोशन मतलब भावना और इंट्यूशन मतलब आपके अंतर मन में क्या चल रहा है वो। इमोशन, इंट्यूशन एंड मिस्टिकल फीलिंग्स। मिस्टिकल फीलिंग मतलब एकदम जो भी मैंने बताया था ना कि जब मैंने वो गीत सुनाया था आपको, आपके अंदर के अंदर वो फीलिंग्स आ गई, वो क्या है, वो अपने आप में एक मिस्टिकल फीलिंग्स है। तो बोला कि ये भी जो होता है ना राष्ट्रवाद का प्रतीक है, भावना का प्रतीक है। और आप सिर्फ इस बात पर नहीं क्योंकि आपके पास में ताकत ज़्यादा है, आपके पास में सत्ता अच्छी है, तो आप किसी को अपना गुलाम बना लो और गुलाम बना करके रखो। बोला नहीं, चाहे कोई दुर्बल व्यक्ति भी क्यों ना हो, उसके अंदर ये फीलिंग है, भावना है राष्ट्रवाद की, तो वो भी करेगा। और इसलिए नहीं क्योंकि आप शक्तिशाली हो तो आपका राज है, वो नहीं चलेगा। अब आते आगे, शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज कॉमन कल्चरल पास्ट एज द बेसिस ऑफ नेशन। बोला कि इस रोमांटिसिज्म का मेन मकसद क्या, बोला कि यू हैव शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज। इसका मतलब क्या हुआ कि बोला कि हम सब का, शेयर्ड मतलब बांटा हुआ, हिस्सा मतलब ना ये चीज हम सब के शेयर की हुई है। शेयर करने का मतलब क्या है कि इस चीज को हम भी फॉलो करते हैं, आप भी फॉलो करते हो, मतलब ये ऐसी चीज है जो हम सब के द्वारा अपनाई जाती है। तो शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, कलेक्टिव मतलब सभी के द्वारा, और हेरिटेज वाला कि ये हमारी जो संपत्ति है, जो हमारा हेरिटेज है, जो इतने लंबे समय तक चला, ये सिर्फ मेरा नहीं है, ये सिर्फ आपका नहीं है, ये हम सब का है। ठीक है, ये हम सब का है। कोई बाहर वाला आकर के यहाँ पर बैठ गया, कोई बाहर वाला हमारे पर राज कर रहा है, ठीक नहीं है। एंड अ कॉमन कल्चरल पास्ट, बोला कि आपका, मेरा, हमारा, हम सब का एक कॉमन पास्ट है, एक ही अतीत है। और इस अतीत और जहां हम रहते हैं हम सब का एक ही कल्चर है। जैसे इंडिया, हमारे भारत के जो लोग हैं, हम सब का कल्चर क्या है कि इंडियन कल्चर ही तो है ना। हालांकि बात यूरोप की हो रही है, लेकिन समझाने के लिए मैं इंडिया का एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है ना, तो बोला कि हम सब का एक ही है और इसी के आधार पर हम सब का एक सिंगल यूनिफाइड कंट्री बननी चाहिए, जहां पर बाहर के लोगों का शासन नहीं होना चाहिए। जर्मन फिलोसोफर्स जॉन गॉटफ्रीड क्लेम दैट द ट्रू जर्मन कल्चर, बोला कि जो असली जर्मन कल्चर जो है ना वो आपको कहाँ मिलेगा, वॉज टू बी डिस्कवर्ड, मतलब आपको इसकी खोज कहाँ पर होगी, आपको इसकी खोज होगी द कॉमन पीपल, दैट इज द दासवूक। बोला कि अगर आपको ये चीज़ ढूंढनी है तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा आम जनता के बीच में, उनको समझना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं कॉमन पीपल को दासवूक, वहाँ की नेटिव लैंग्वेज में हो। तो जॉन गॉटफ्रीड बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि अगर आपको असली जर्मन कल्चर क्या है, वहाँ के लोगों की सभ्यता क्या, रहन सहन क्या है, उनके बीच का जो फीलिंग्स है, जो भावना है, उन कल्चर को समझने के लिए आपको उस जर्मन स्टेट्स के अलग अलग गांवों में जाना पड़ेगा, अगर लोगों के बीच में जाकर के देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि रियल ट्रू स्पिरिट क्या है उनकी जर्मन कल्चर की। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इट वॉज थ्रू फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री एंड फोक डांसेस।
देखो, इट वॉज थ्रू फोक सॉन्ग, फोक पोइट्री एंड फोक डांसेस दैट द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन वॉज पॉपुलराइज। बोला जोना गोटोफीड क्या कहते हैं, अगर आपको सच में जर्मन कल्चर समझना है, जर्मनी के लोग को समझना है, तो आपको पता ना कॉमन पीपल मतलब दास लोग, उनको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा उनके फोक सॉन्ग मतलब लोकगीत, लोकगीत हो गया, ठीक है, फोक पोएट्रीज मतलब लोक कविताएं, ठीक है, फोक डांसेस मतलब लोक नृत्य, दैट द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन। बोला कि जब आप उनके लोकगीत, लोक कविताएं, लोक कहानियों को समझ जाओगे तभी आपको ना ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन दैट इज द वोकजिस्ट। कई बार सवाल ये भी आ सकता है एमसीक्यू में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वोकजिस्ट, फिर दे दिया नेशन, सिटीजन, किंग वगैरह ऐसा करके कुछ भी दे सकता है। तो बोला अगर आपको सच्चा राष्ट्र समझना है तो वहां जाइए, वहां की लोक संस्कृति को समझिए। मतलब लोक संस्कृति कौन सी, उनका लोकगीत, उनकी लोक कविताएं और उनकी लोक डांसेस, तभी आपको समझ में आएगा क्या ट्रू स्पिरिट ऑफ द जर्मन नेशन आखिर होता क्या है, ट्रू स्पिरिट ऑफ जर्मन्स। सो कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग दीज फॉर्म ऑफ फोक कल्चर वॉज इसेंशियल टू द प्रोजेक्ट ऑफ द नेशन बिल्डिंग। बोला क्या बोला कि नहीं, कौन सा बोला, कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग। बोला कि इन सारी चीजों को जाओ देखो, समझो और इन चीज को नोट डाउन करो। अगर आपको करो डांस फॉर्म है तो आप उसका क्या करो, उसकी पेंटिंग बना लो, उसकी ड्राइंग बना लो। अगर कोई लोक कविता है, लोक गीत है, लोक कार्य, तो उसको नोट डाउन करके लिख लो। और लिखने के बाद में करना क्या है, और ये जो है आपको क्या करना है कि इन चीजों को जनता के बीच में फैलाना है, बताना है। और इससे क्या होगा, इसेंशियल टू द प्रोजेक्ट ऑफ द नेशन बिल्डिंग। बोला इससे आपको राष्ट्र, आपकी जो नेशन बिल्डिंग का जो प्रोसेस है, जो देश बनाने की जो आपने प्रोसेस स्टार्ट किया है, उसको पूरा करने में बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प करेगा ये। और इस काम को किया किसने था, इस काम को किया था ग्रीम ब्रदर्स ने, जो भी मैंने बात बताई क्या, कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग। ये दो ऐसे भाई थे, इन्होंने क्या किया, जर्मनी के मतलब जर्मन जो स्टेट्स है उनके अलग अलग हिस्सों में, टुकड़ों में गए। लगभग 6 साल तक वो घूमे, दोनों भाई मिल करके अलग अलग देश के अलग अलग कोने में गए, अलग अलग एरिया में गए, जहाँ जहाँ पर जर्मन कल्चर के लोग रहते, वहाँ पर सब हर गाँव ढाणी ढाणी गए और वहाँ लोगों के बीच में गए, उनसे बातचीत करी, उनसे पूछा कि आपकी कल्चर कैसा है, आपका आपकी लोक कहानियाँ बताओ, आपकी लोक कविताएं बताओ, लोक म्यूजिक लोक गीत बताओ, जिसको मतलब फोक म्यूजिक। ऐसे उन्होंने बताया भी, और उन्होंने क्या किया, हर चीज़ को बारीकी से नोट डाउन किया, अपने डायरी के अंदर लिख करके रखा। और ऐसा जब उनका सारा काम पूरा हो गया तो 6 साल बाद में इसकी पूरी की पूरी बुक पब्लिश करी। और इस बुक के माध्यम से क्या किया कि जनता को बताया कि देखो ये आपका कल्चर है, अलग अलग है। और बोला कि ये कल्चर सिर्फ आपका नहीं है, आपके पड़ोस वालों का भी है, उनके पड़ोस के गाँव वालों का भी है, उनके पड़ोस में, आपके पड़ोस में जो दूसरा किंगडम है वहाँ पर भी है और वहाँ पर भी है। बोला अरे इसका मतलब कि आप सब तो एक ही हो, लेकिन इन सबको अलग अलग लोगों ने बांट लिया अपनी, मतलब बोला कि वहाँ पर कब्जा करके बैठ गए। तो बोला कि जो लोग वहाँ पर बाहर के लोग आकर के राजा बन करके कब्जा करके आपकी ज़मीन पर बैठे हैं, हुकूमत चला रहे, यही मौका उनको यहाँ से बाहर निकालो। क्यों? क्योंकि वो भी आप ही का भाई है, उसका कल्चर और आपका कल्चर मैच करता है, देख लो। ऐसे करके क्या उन्होंने नेशनलिज्म को बढ़ा दिया वहाँ पर। और इसके साथ साथ में क्या बोला, अगर किसी को सीखना है, समझना है, कोई नया व्यक्ति भी है, तो हम उनके लिए उन्होंने क्या किया कि एक 33 पन्नों की डिक्शनरी लॉन्च करी, जिसमें हर एक जर्मन वर्ड का ट्रांसलेशन दे रखा था, अलग अलग अर्थ का ट्रांसलेशन दे रखा, ताकि आपको समझना और भी आसान हो जाए। ठीक है ना। तो ये हो गया कौन सा, ग्रीम ब्रदर्स ने ये पूरा का पूरा काम किया। और फिर इन्होंने क्या किया कि एक 33 पन्नों की ना शब्दावली, शब्दकोश, डिक्शनरी भी लॉन्च करी, ताकि लोगों को पता चल सके। अगर किसी कोई भूल भी जाए, अगर किसी को ट्रांसलेशन करने में दिक्कत भी आ रही है तो उसको इस माध्यम से ट्रांसलेशन कर लेगा। ये वो तरीका है रूमानीवाद, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में रूमानीवाद, इंग्लिश में रोमांटिसिज्म। तो देखो अब समझ में ना, राष्ट्रवाद सिर्फ और सिर्फ स्पीच बोल करके नहीं बढ़ाया जा सकता। राष्ट्रवाद सिर्फ और सिर्फ ना किसी एक आदमी ने भाषण दे रहा है, उस आदमी को नहीं प्रतीक मान कर नहीं चल सकते। आपको अलग अलग रास्ते अपनाने पड़ेंगे, आपको अलग अलग तरीका अपनाना पड़ेगा। मतलब आपको ऐसे कविताएं लिखने पड़ेंगी, गीत लिखने पड़ेंगे, उनको इंस्पायर करने के लिए स्टोरीज बनानी पड़ेगी। कई बार फिक्शनल स्टोरीज बनाई जाती है, कई बार क्या होता है कि वो घटना कहानियाँ सच्ची नहीं होती है, लेकिन क्या होता है कि एक ऐसी काल्पनिक कहानी बनाई जाती है जिससे लोगों के मन में वो विश्वास जाग जाए, लोगों के मन में ना वो कॉन्फिडेंस आ जाए, क्या हाँ हम कर सकते हैं, अगर वो कर सकते हैं ना। लोगों को कहानी बताएंगे क्या कि देखो वो चींटी कैसे चढ़ती है, रोज है ना
इस दीवार पर चढ़ने की कोशिश करती है, फिर गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर गिर जाती है, दिन भर 100 बार सैकड़ों बार गिरती है, लेकिन वो हार नहीं मानती है, हिम्मत नहीं हारती है। और फाइनली क्या होता है कि वो इतनी ऊंची जो दीवार है ना, इसको फाइनली अंतिमतः ही उसको चढ़ करके पार कर जाती है। देखो अगर वो एक चींटी कर सकती है तो हम इंसान क्यों नहीं कर सकते। देखो हमारे तो हाथ पे पूरे सही सलामत है और हम तो सोच भी सकते हैं, हम तो उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, फिर हम क्यों नहीं कर रहे, है ना। मतलब इतना कॉन्फिडेंस जगा दिया, मतलब ऐसी अलग अलग कहानी बता करके, कोई गीत हो गया, कोई कविता हो गई, किसी को इंस्पायरिंग स्टोरी बना दी। ये तरीके होते हैं राष्ट्रवाद बनाने के, बढ़ाने के, आगे ले जाने के। तो ये था हमारा आज की क्लास। तो कैसी लगी आपको? अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में उन तक पहुंचाइए जो आप ही की तरह क्लास 10th में है और अभी तक उन्हें पता नहीं है, ताकि उनका भी बेनिफिट हो। क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो चैनल की जो दूसरी जो टैगलाइन है, पहले टैगलाइन क्या है, अ प्लेस फॉर एनलाइटनमेंट, बोला कि ऐसा स्थान जहाँ पर आपको आपकी बुद्धि की प्राप्ति होगी, मतलब आपके अगर जो बुद्धि है उसमें और उभार आएगा, एक नया परिवर्तन आएगा। और दूसरी क्या है, पढ़ेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। तो हम चाहते हैं कि सब पढ़े, सब बढ़े, सबका विकास हो। इसलिए आइए उनको भी जोड़िए, ठीक है। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, नए सब्सक्राइबर, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब कभी भी अगला वीडियो आए तो आपके सबसे पहले नोटिफिकेशन में वो क्लिक हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।